Hello everyone, this is Tejas sir from Commerce Coaching Institute guys. Welcome back again to this particular class of the economics. हमने इकोनॉमिक्स की क्लास को शुरू किया था. इकोनॉमिक्स की क्लास में लास्ट क्लास में हमने बेसिक सब चीज़ें बता दी थी मैंने आपको, और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट भी किया था जिसमें हमने डेफिनेशन सीख ली थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था. बराबर है क्या? आज की क्लास को हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा ही आगे बढ़ाना है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या है. इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया था. मीनिंग के बाद हमने डेफिनेशन भी देखी थी और मैंने ये बताया था आपको कि डेफिनेशन जो है वो आपको अपनी लिखनी है, अपनी मतलब मॉरिक डॉट की लिखनी है, खुद की डेफिनेशंस को लिखकर नहीं आना है एग्जाम में. बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आगे की गाड़ी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. बराबर है क्या? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा. ठीक है, तो आइए ज़रा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए ज़रा. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी होता है कि एंटायर इकोनॉमी में अगर आप छोटी छोटी इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करते हो इन डिटेल्स, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे. बराबर है? चलिए, तो सबसे पहला इसका फीचर क्या है. फीचर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं. देखिए ज़रा, सबसे पहले बोलता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी करता है. बराबर है? और ऑब्वियसली बात है, एंटायर इकोनॉमी में से अगर कोई इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज़ को आप उठा रहे हो और उसकी डिटेल में स्टडी कर रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी एनालिसिस को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. बराबर है क्या? अब इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एग्जैक्टली होते क्या है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब क्या क्या होते हैं बताओ ज़रा. तो इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल प्राइस हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया और एक्सेट्रा. बराबर है क्या? ज़्यादा कुछ लर्न करने के लिए भारी नहीं है. देखो क्या लिखा है इसके अंदर. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. बराबर है? कोई भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में अगर एक इंडिविजुअल यूनिट है, उसका बिहेवियर कैसा है. बिहेवियर मतलब क्या वो गुस्से वाला है, क्या वो चिड़चिड़ा है, ऐसा नहीं. हम इस बिहेवियर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं. बिहेवियर का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. बात समझ में आई क्या? उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होकर आती है, इसको हम कहेंगे बिहेवियर. या फिर अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ कि अगर मान लो पेट्रोल की प्राइजेस है, तो पेट्रोल की प्राइजेस चेंज क्यों होती है. पेट्रोल की जो प्राइस है वो आपको भी पता है फ्लक्चुएट होते रहती है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इसकी भी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है. तो इसके क्या क्या रीजंस है, तो इसको बोलता है बिहेवियर. कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हो गई तो हमारी इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है तो उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए, कम हो गए, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. बात समझ में आएगा? तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली अ बिहेवियर. समझ में आया? देखो तो यहाँ पे क्या बोला है उसने. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. छोटे इंडिविजुअल इकोनॉमी के यूनिट्स में अगर कोई बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसे हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी कहते हैं. बराबर है क्या? चलिए जरा, इसमें हम लोग अभी, इसमें हमने इकोनॉमिक यूनिट तो पढ़ लिया. इकोनॉमिक यूनिट यानी कौन से, तो वो होते हैं इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा. बराबर है? चलिए, तो अगर इनके कारण कोई चेंजेस आता है इकोनॉमी के अंदर, तो ये स्टडी करने का काम किसका होता है. ये जब स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. आइए आगे सेकंड फीचर की हम बात करेंगे, तो बोल रहा है प्राइस थियरी. इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों. देखो, प्राइस थियरी मतलब क्या होता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज अ प्राइस थियरी. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये बड़ा होकर एमसीक्यू बन सकता है. ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट बड़ा होकर एमसीक्यू भी बन सकता है. बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को ना भाई साहब प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है. तो सर क्यों कहा जाता है प्राइस थ्योरी. तो क्योंकि अगर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज के प्राइजेस में अगर चेंजेस होते हैं, प्राइजेस में चेंजेस होना मतलब अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स सर्विसेज के प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका अगर डिटेल एनालिसिस किया जाए तो पता पड़ सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. समझ में आया क्या? और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस ही नहीं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी प्राइजेस में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं. तो वो क्यों आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं उसे. समझ में आएगा? और इसीलिए इसको कौन सी थ्योरी कहते हैं, प्राइस थ्योरी. यानी कि अगर अगर नहीं,
यानी कि मान लो आप में से कुछ लोग अगर इकोनॉमिस्ट बन गए, ठीक है, आपको क्या लगता है कॉमर्स में सिर्फ सीए सीएस सीए में ही बन सकते हैं क्या? ठीक है, एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, पर इतना ही स्कोप नहीं है, कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बराबर ना? समझ में आया क्या? तो देखो, प्राइस थ्योरी हमसे बात कहता है कि मान लो अगर आप इकोनॉमिस्ट बन गए, ठीक है, मान लो नहीं, यकीन है मुझे कि आप सभी लोग इकोनॉमिस्ट जरूर बनोगे। अगर आप मान लो इकोनॉमिस्ट बन गए, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट बनने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि यार हमारे कंट्री में जो लेबर के प्राइजेस है, लैंड के प्राइजेस है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है, या फिर मान लो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, अगर हम लेबर लगाते हैं तो उनको, आपको पता ही है, उनको हम वेजेस पे करते हैं। लैंड अगर हम लेते हैं तो उसके बारे में हम रेंट पे करते हैं। कैपिटल हम अगर लेते हैं कहीं से मार्केट से तो उसके बारे से हमारी कॉस्ट जो होती है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स को हमको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट देना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो हो गया 4, ये हमारे हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो हो गए 4, ये हो गए उसकी प्राइजेस, बराबर है। तो अगर मान लो वेजेस में चेंजेस आ रहा है, अगर मान लो रेंट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है, प्रॉफिट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसको अगर डिटेल एनालिसिस करना चाहे हुए आप, तो उसको हम माइक्रो स्टडी कहेंगे। बात समझ में आई क्या? तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइजेस, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस, एक सेकेंड जरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? Why microeconomics is also called as a price theory? Because अगर मान लो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस या फिर फैक्टर ऑफ प्राइजेस में अगर कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको नोट करता है या उसको एनालिसिस किया जाता है, तो उस स्टडी को हम माइक्रो स्टडी कहेंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए, उसके बाद बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, बराबर है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका जो मीनिंग है इक्विलिब्रियम का, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। आपको सबको पता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो भी सुन लो कि किसी भी दो फैक्टर्स को अगर हम इक्वल लेवल पे लेके आ जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब दो फैक्टर हमारे इकोनॉमी के सिलेबस में कौन से हैं? विच इज डिमांड एंड सप्लाई, बराबर है क्या? आपको पता है कि डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर के हिसाब से होती है, और सप्लाई जो होती है वो प्रोड्यूसर के हिसाब से होती है, बराबर है क्या? तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो इसका इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि डिमांड एक अलग फैक्टर हो गया, सप्लाई एक अलग फैक्टर हो गया, ये दो फैक्टर जहां पे इक्विलिब्रियम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखो इसमें क्या काम है सर? डिमांड और सप्लाई तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है ना? तो देखो, इक्विलिब्रियम का यहाँ पे क्या काम है? पार्शियल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके कारण डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल लेवल पर आएंगे, उसको स्टडी करना पड़ेगा। और आपको अगर इतना नॉलेज, अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अभी तक आपने पढ़ा होगा तो इतना तो पता होगा कि जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई दोनों इक्वल होता है वही प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है। बात समझ में आई क्या? और उसी प्राइस पे मार्केट चलता है, बराबर है। बात समझ में आई? तो अब ये ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हम इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को सेम कर सकते हैं, दोनों को एक ही प्राइस पे मार्केट रन कर सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स से ये चेंजेस आएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली बात है, इसको डिटेल में स्टडी करना, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालिसिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स से एनालिसिस किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया क्या? मतलब कोई भी इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट हो, वो कहाँ पर इक्वल हो जाएगा, उसे एनालिसिस करना, यानी वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। समझ में आया? चलो आगे दिया हुआ है, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन मतलब यस, देखो इकोनॉमिक्स जो थे ना, जैसे कि साइंस में साइंटिस्ट होता है, वैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट होता है, बराबर है। तो कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, जो जब अपनी वो खुद की थ्योरी बनाता है ना, तो उसमें कुछ अजम्पशंस मान के चलता है कि ये चीज को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, बराबर है क्या? बात समझ में आई? अगर ऐसी चीजें होनी है तो बाकी की सारी चीजों को हम क्या करेंगे? साइड रखेंगे। बात समझ में आई? अब आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो देखो एकदम सिंपल सा छोटा सा मसालेदार एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जरा, मसालेदार एग्जाम्पल अगर पसंद आ गया आपको तो मसालेदार एग्जाम्पल करके कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान दो।
तो बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन मतलब क्या होता है कि आपने कोर्ट कचहरी देखी है, बोले सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो हम लोग 12th में ही है, कोर्ट में क्यों जाएंगे, मूवी में तो देखा होगा ना। हाँ, तो मूवी में क्या होता है, ऐसे जज बैठा होता है, उधर मस्त बढ़िया सब लोग केस चलता होता है, एकदम सस्पेंस वाला सीन होता है, ठीक है। हम लोग एकदम ऐसे बैठते हैं टीवी के सामने या थिएटर में, ऐसे एकदम देखते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, बराबर है। तो आखिरकार जब केस खत्म होता है तो जज साहब जो है वो अपने डिसीजन पर आते हैं और वो एक बात कहते हैं, समझ में आया क्या। एक लाइन उनकी क्या रहती है कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, बराबर है क्या, मतलब जितने सबूत और जितने गवाह मेरे सामने है उस हिसाब से बाकी अगर कुछ होगा तो उसको मैं कांस्टेंट मान लूँ, उसको मैं अजम्पशन ले लूँ कि ये सब चीज़ें ठीक ही होगी, बराबर है क्या। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है, जो फैसला देते हैं वो कन्फर्म्ड होता है, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, बात समझ में है ना। तो इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। जब भी कोई इकोनॉमिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, कोई थ्योरी बनाता है तो अदर चीज़ों को वो क्या मानता है, कांस्टेंट मानता है, बात समझ में आई। तो यही बात यहाँ पर भी की हुई है, ठीक है। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो शुरू ही होता है कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक्स अजम्पशंस से, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे कि आप आगे इकोनॉमी में मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा कुछ सारे, ठीक है। तो उस लॉ का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो हर स्टेटमेंट इसी लाइन से शुरू हो रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है क्या, यानी कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, सेटेरिस पैरिबस, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, समझ में। इसको आप हाईलाइट कर रखना, ऑलरेडी हाईलाइट बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी अपने इससे यहाँ से हाईलाइट करके रखना। अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसको क्या बोला जाता है, सेटेरिस पैरिबस, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, लेजिस फेयर पॉलिसी हो गया, प्योर कैपिटलिज्म हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेट्रा, दिस अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल, ठीक है। और आपको तो पता ही है आगे जाके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन सब के बारे में आपको बात की हुई है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी क्या होता है, लेजिस फेयर पॉलिसी यानी क्या होता है, प्योर कैपिटलिज्म क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमको आगे जाके पढ़नी है। तो उनका कहना ये है कि इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल दिए ये भी थेरीज जो है ये अजम्पशन के बेसिस पे हमने दी हुई है, बात समझ में आए क्या। यानी कि सिंपल में डिम्पल अगर याद रखना है तो क्या याद रखोगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है वो बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। जब भी आप माइक्रो एनालिसिस करोगे, डिटेल में जाके आप स्टडी करोगे तो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है, बात समझ में आई। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने एक बंदा जो है वो लेक्चर दे रहा है आपको, बराबर है, और आप देख भी रहे हो उस बात को, बराबर है। तो क्या आप दोनों के बीच में तीसरा कोई है, तीसरा कोई है। ऊपर जो नोटिफिकेशन से मैसेज कर रहा है आपको उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आई क्या। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अब आप देखो हम दोनों लोगों का इंटरेक्शन चल रहा है आमने सामने, बराबर है क्या। तो हम दोनों जब क्लास में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये क्या समझ रहा हूँ कि बाहर की दुनिया एकदम सही चल रही होंगी, बात समझ में आई क्या। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, नहीं, ठीक है। दुनिया बाहर जो चल रही है एकदम सही सही चल रही है ऐसा तो जरूरी नहीं है। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई होंगी, कोई एकदम खुश हुआ होगा, किसी के घर में शादी होगी, किसी के घर में डेथ हो गई होगी, बराबर ना। लेकिन जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो स्टूडियो में बैठा हूँ तो उसमें मैंने देख लिया कि बाकी सब चीज़ें एकदम सही चल रही है और मैं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स है, मेरे कैमरे है, मेरा कैमरा है और मेरा क्लास है, बात समझ में आई क्या। तो जब हम कुछ करते हैं तो उसको बोला जाता है, बाकी सब चीज़ों को हम एकदम कांस्टेंट मानते चलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। तो माइक्रो एनालिसिस अगर करना है, डिटेल एनालिसिस करना है आपको, तो बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है स्लाइसिंग मेथड। अच्छा, एक और डिक्लेरेशन मैं आपको दे दूं, ठीक है। एक और डिक्लेरेशन ऐसा दे दूं कि इंडिया है, इंडिया में प्रमोट करने वाले यानी कि आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। टांग खींचने वाले और उसको क्या बोलेंगे हम, कमियां खामियां निकालने वाले लोग बहुत है। तो जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ मेरा इंटेंशन इतना ही है कि आपको जल्दी से जल्दी ये पॉइंट किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, बात समझ में आई क्या। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इस पॉइंट का यही मतलब पता है, ठीक है। बिकॉज मैं 11th और 12th लेवल की फैकल्टी तो हूँ, साथ साथ में मैं सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन, ये सब चीज़ें भी मैं पढ़ाता हूँ, बराबर है क्या। आपका इकोनॉमिक्स बहुत छोटा है, सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स बहुत हायर लेवल का इकोनॉमिक्स है, बराबर है क्या। तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में अगर आपको चाहते हो कि आप हमको डिटेल में सर बताओ, तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सुपर फास्ट रिविजन में है, बराबर है क्या। अभी बस मेरा इंटेंशन इतना ही है कि किसी भी तरीके से आप ये पॉइंट मुझे पढ़ाते हुए सुन लो और ये पॉइंट आपके माइंड में फिट हो जाए, बात समझ में आई, क्लियर है जी सर। चलिए स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। अब स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देख दो। आपने सबने पिज्ज़ा तो खाया होगा,
पिज़्ज़ा 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 बनाने के लिए कहाँ जगह है हमारे पास? लेट सपोज एक पेज हम ओपन कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये पिज़्ज़ा होता है ऐसे, बराबर है। इसके स्लाइसेस आते हैं, है ना? अच्छा चलो देखो ये पिज़्ज़ा है मान लो, ठीक है। अब अगर मान लो डोमिनोज में आप चले गए, आपकी एग्जाम खत्म हो गई, उसके बाद आप डोमिनोज चले गए, डोमिनोज में आपके फ्रेंड्स सारे बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए। अब अगर ये पिज़्ज़ा फुल आ गया, ऐसे मतलब सर्कल में ही आ गया, तो क्या सबका खाना पॉसिबल पॉसिबल होगा? आंसर इज नो। सब इसको कैसे खा सकते हैं जब तक इसके स्लाइस ना करें? हाँ या ना? तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कि जब भी कोई स्टडी हम करते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो पहले तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे कि देखो आप जब खाना भी खाते हो तो थाली भी घर में अगर परोसी जाती है तो यहाँ पे रोटी होती है, यहाँ पे चावल होते हैं, यहाँ पे दाल होती है, यहाँ पे सब्जी होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सैलाड होता है और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। तो क्या सारा एकदम मिक्स करके हम लोग एक साथ खा जाते हैं? नहीं, हम उसको पार्ट पार्ट में मजे आनंद लेके खाते हैं, बराबर है कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो ये जब सारी चीजें आप स्लाइसिंग करके खाते हो तो ऑब्वियसली बात है कोई कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे पूरा एनालिसिस किया जा सकता है? तो वो कह रहा है कि अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है या माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप पहले तो उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे पार्ट पार्ट में, बराबर है क्या? उसके टुकड़े करोगे पार्ट पार्ट में, और हर चीज़ को आप डिटेल में एनालिसिस करोगे। हर चीज़ में आप क्या करोगे, डिटेल में एनालिसिस करोगे। एक एग्जांपल दे दूं तो आपके इकोनॉमिक्स में देखो टोटल कितने चैप्टर्स है? टोटल कितने चैप्टर्स है ये देखो यहाँ पे। हाँ जी, तो टोटल 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में। तो क्या आज आप अगर स्टडी करोगे तो पूरे 10 चैप्टर एक साथ करोगे? आप चिट्टी दो रोबो हो कि ऐसे ऐसे बुक कर लिया और आपको सब कुछ याद आ गया? नहीं ना। आप क्या करोगे, अभी अगर ये चैप्टर चल रहा है तो इसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर पे आएंगे तो उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर तीसरे चैप्टर में आएंगे तो उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी देखो ये पूरी एंटायर इकोनॉमी है आपकी, बराबर है ना? ये इकोनॉमी है, आपका सिलेबस इकोनॉमी है। तो क्या ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना पॉसिबल है क्या? तो आंसर इज नो। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्लाइसेस करके दिए हुए देखो आपको, तो ये हर स्लाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तब जाके इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। यस और नो? तो बस इससे सुपर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? सर मजा ही आ गया सर, क्या गजब एग्जाम्पल देते हो सर, खतरनाक। चलो आ जाओ, ध्यान दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज द स्लाइसिंग मेथड। अगर आप सोचो आपको रिवीजन क्लास में इतना मजा आ रहा है तो ओरिजिनल क्लास में कितना मजा आता होगा, ठीक है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज द स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी मेथड यूज करता है बच्चों? स्लाइसिंग मेथड, यानी कि वो हर चीज को स्लाइस में डिवाइड करता है, पार्ट्स करता है, और ईच पार्ट को डिटेल में पढ़ा जाता है। समझ में आया? इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल्स। वो क्या करता है, कोई भी अगर स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट है या कोई भी इकोनॉमी में यूनिट्स है, उसको अगर स्टडी करने का है तो उसको क्या करता है, डिटेल में उसको पहले स्प्लिट करता है, छोटे 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 हिस्सों में उसको डिवाइड करता है और हर हिस्से को डिटेल में एनालिसिस करता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। जैसे कि और एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं, ठीक है। मान लो जब आप ब्लड टेस्ट करने जाते हो तो ब्लड टेस्ट करने वाले आपका इतना सारा खून तो निचोड़ लेते ही है, ठीक है। तो क्या वो इतना सारा खून ऐसा पूरा का पूरा यूज करते हैं? तो आंसर इज नो। उनके पास एक पूरा सैंपल होता है ब्लड का, ठीक है। वो पूरा का पूरा ब्लड एक साथ टेस्ट नहीं होता, उसमें से सिर्फ एक बूंद लिया जाता है, बराबर ना? समझ में आया क्या? और बाकी का जो ब्लड है वो ब्लड बैंक में सप्लाई हो जाता है। बात समझ में आई क्या? क्या होता है उसका इतना डिटेल में नहीं मालूम मुझे, लेकिन ब्लड बैंक में पहुंचाते हो गया, बराबर है कि नहीं? यस सर। चल आगे। तो यही है यहाँ पे, यही बात दी हुई है और जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही आपको लिखना है। हाँ, बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में एग्जाम्पल लिखना जरूरी है क्या? तो आंसर इज यस, क्योंकि आपको यहाँ पे हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप पॉइंट के साथ साथ कोट करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए जरा, उसके बाद आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा दूंगा तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। वेट अ मिनट। चलिए देखो, एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर यानी क्या होता है? देखो बच्चों, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, बराबर है क्या? तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट यानी कि जो इकोनॉमी है उसको मार्केट ही कहते हैं। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो मार्केट में ही जाते हो। तो आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या आप शॉपिंग करने जब आप जाते हो
कभी भी अगर दिवाली में आप शॉपिंग करने चले गए तो क्लॉथ्स के अलावा भी आप कुछ खरीदते हो, यस ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हमको ये चीज़ खरीदनी है, नहीं, हम कपड़े खरीदने चले जाते हैं। लेकिन कपड़े के मार्केट के अंदर, क्लॉथ्स मार्केट के अंदर अलग अलग दूसरी भी दुकानें लगी रहती है, हाँ या ना। तो जिससे अगर मम्मी को कोई चीज़ अच्छी अच्छी लगी घर में लगाने के लिए तो वो हम लोग चीज़ें क्या करके लेके आते, परचेस करके लेके आते। बात समझ में आई क्या? तो उसी तरीके से क्या होने वाला है यहाँ पर कि एक इकोनॉमी बड़ा सा मार्केट है, यस और नो। तो उस बड़े से मार्केट के अंदर कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, इसको डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एनालिसिस करके आपको बताता है। बात समझ में आई क्या? उसके बाद लिमिटेड स्कोप है, ऑब्वियसली बात है लिमिटेड स्कोप होगा ही, क्योंकि ये हर चीज़ को डिटेल में पढ़ता है, बराबर ना। समझ में आए क्या? तो अगर मान लो हमको शॉर्ट में कम समय में अगर अच्छी थियोरी चाहिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं दे सकता, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटेल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बराबर ना। तो देखो, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। देखो, क्योंकि इसका जो स्कोप है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, किस हद तक लिमिट है, तो इंडिविजुअल यूनिट तक ही लिमिटेड है, ठीक है। ये एंटायर इकोनॉमी को एक साथ स्टडी कर सकता है क्या? तो आंसर इज नो। एंटायर इकोनॉमी को पूरा एक साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग ही था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही होता है कि हर इंडिविजुअल यूनिट को डिटेल में स्टडी करना, बराबर है। तो जो इंडिविजुअल यूनिट है वही तक उसका स्कोप रहेगा, लिमिटेड रहेगा, यस और नो। समझ में आएगा बात? जैसे कि अभी हमने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था, लेट अस सपोज, देखो इधर ये पिज्जा है बड़ा सा, अब मान लो इसके स्लाइस हो गए, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्लाइस हो गया, बराबर है। आप मान लो आप चले गए 4 दोस्त, ठीक है। तो आपका जो स्लाइसेस है, आप जो स्लाइस को ईट करोगे, आप जो स्लाइस को कंज्यूम करोगे, वो कितने स्लाइस आपके हिस्से में आ जाएंगे? सर 2, बराबर है। तो क्या आप फटाफट फटाफट सारे स्लाइसेस खा सकते हो, या पूरा पिज्जा, भले ही आपकी इच्छा भी होंगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या आप पूरा पिज्जा एक साथ खा सकते हो क्या? अकेले खा सकते हो क्या, जब आपके 4 निकम्मे दोस्त आपके साथ में हो? तो आंसर इज नो, बराबर है क्या? सबको अपने अपने फ्रेंड्स के इमेजिनेशन आ गए होंगे, तो यस, समझ में आया। आप चले गए हैं माइंड में सोचते सोचते और डोमिनोज में पहुंच गए, बराबर ना। चलो देखो, तो जो 2 स्लाइसेस है वही आपके लिमिटेड स्लाइसेस है, बराबर है। यही स्लाइसेस आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हमने इंटायर पिज्जा ऑर्डर किया था तो डिसाइड हुआ था कि 4 लोग हैं, तो उसको हमने स्लाइसेस किए थे, और जितने स्लाइसेस हमारे हिस्से के बन रहे उतने स्लाइसेस हम खा सकते हैं, बराबर है। तो आपका जो स्कोप है पिज्जा खाने का, आपका जो पिज्जा खाने का जो लिमिट है वो कहाँ तक है? अप टू 2 स्लाइस ओनली, बराबर है क्या? तो बस इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी जो स्कोप है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो इंडिविजुअल इकोनॉमी तक ही पढ़ सकता है, बराबर ना। एंटायर इकोनॉमी को एक साथ स्टडी नहीं कर सकता। डन डन डन, जी हाँ सर। चलिए, यहाँ पे देखो दिया भी है, it doesn't deal with the nationwide economic problem such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बराबर है क्या? तो बोलता है नेशन वाइड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके साथ वो डील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिटेल स्टडी करना रहता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को डिटेल में पढ़ना होता है। इसलिए वो ये जो बड़े बड़े एंटायर मतलब कंप्लीट ये प्रॉब्लम्स है, बड़े प्रॉब्लम्स है हमारे नेशन के, जैसे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन यानी इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपको आगे आएगा, माइक्रो में पढ़ाऊंगा। पॉवर्टी यानी आपने 11th में सीख लिया है, वैसे भी पता है गरीबी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होती है, बराबर है क्या? पॉपुलेशन यानी उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बराबर ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ, बराबर ना। तो ये सब चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकता माइक्रो, क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट को एनालिसिस करता है। हाँ, इतना पढ़ाना पड़ता है आपको, बताओ। तो बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका आज डन हो गया, ठीक है। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, एक बार फटाफट लर्न कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, और मेरा मतलब मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले ही बताया था कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको लर्न करना है। एक क्लास में जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना आपको लर्न करना है, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम के पहले, जैसे कि अभी आपका टाइम टेबल आ चुका है, तो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए नियर अबाउट 6 डेज की हॉलीडेज है, 6 दिन की आपको छुट्टी है। जिसका मैथ्स नहीं होगा उनको 6 दिन की छुट्टी है, बराबर है। तो 6 डेज में आप आराम से इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हैं, बराबर ना। चलो, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। और ये कौन सी थ्योरी होता है? प्राइस थ्योरी होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है इसमें, क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम कहाँ एनालिसिस होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाएगा, तो ये एनालिसिस करता है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। स्लाइसिंग मेथड इसके अंदर आता है, यानी कि एंटायर इकोनॉमी के छोटे छोटे
सॉरी इंडिविजुअल यूनिट्स के छोटे छोटे स्लाइसेस करके हर चीज को क्या करता है वो डिटेल में एनालिसिस करता है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में कितने टाइप्स के मार्केट है वो हमको बताता है, और इसका स्कोप लिमिटेड है बिकॉज ये इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट को ही स्टडी करता है। बात समझ में आएगी क्या? जी सर, चलो फटाफट अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब भाई साहब फीचर्स तो पढ़ लिए, क्वालिटी क्या है उसके अंदर वो तो पढ़ लिया आपने, अब इंपॉर्टेंस क्या है उसके हमारी जिंदगी में जीवन में वो पढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। यस, अगर किसी चीज में प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है यानी कि प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है उसके रीजन फाइंड आउट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। देखो क्यों इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटर्मिनेशन में, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है हाउ द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। कैसे प्राइजेस चेंज हो रही है, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस, ये ऊपर मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस क्यों चेंज हो रही है, इसके क्या रीजंस है, और किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस क्यों चेंज किए जा रहे हैं, इसके क्या रीजंस है, ये सब चीजें आपको सिखाता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसीलिए उसका आपके जीवन में इंपॉर्टेंस है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। सर व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमको तो कुछ नहीं पता, तो आ जाओ पढ़ते। तुमको कुछ नहीं पता इसलिए तो मैं आया हूँ ना, अगर तुमको सब कुछ पता होता तो मेरी क्या जरूरत होती, बराबर ना। चलो आ जाओ, तो बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प, हंसो मत, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का, स्माइल नहीं करने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, मदद करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझने के लिए। ठीक है भाई साहब, कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क करती है इसको समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। कैसे? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है where the economic decision regarding the production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce etc are taken at a individual level। बराबर है कि नहीं, बात समझ में आई। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि आपके घर में मस्त बढ़िया आपकी शादी है, बराबर ना। देखो मेरे क्लास में मैक्सिमम एग्जांपल शादी से होते हैं, शादी से जुड़े होते हैं और आपकी शादी से जुड़े होंगे, बराबर है क्या, क्योंकि वो शादी ही ऐसा एक मोमेंट है जिसकी अभी तक आपने वो चीज़ सबने अच्छे से देखी है। आप अगर फैमिली में किसी की शादी होती है तो एंजॉय भी करते हो और आपको हर चीज़ पता भी है, ठीक है ना, बराबर है। हाँ तो देखो, तो शादी में अगर आपकी मान लो शादी है तो ऐसे क्या होता है, परिवार जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो सब बैठते हैं, ठीक है, एक मीटिंग चलती रहती है, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मेहमान को खाने के लिए क्या बनाया जाएगा, बराबर है क्या, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाया जाएगा, कितने मेहमान आएंगे उस हिसाब से खाना कितना बनाएंगे, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, कौन से कैटरर्स वाले को ऑर्डर देना है, कौन से हलवाई को बुलाना है, कहाँ से बुलाना है, समझ में आया कि नहीं, ये हलवाई नहीं वो पिछले बार ये कर दिया था, वो हलवाई नहीं वो पिछले बार ऐसा कर दिया था, उसके आदमी ऐसे है, ये वो, ये सब डिसीजन आप लेते हो, बराबर है कि नहीं। तो वही बात है कि इकोनॉमी में कोई भी अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना बच्चा। जैसे कि आप भी मान लो अगर बिजनेस शुरू करना है, तो जैसे सोच लिया कल से बिजनेस शुरू, ऐसा होता है क्या, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो आपको भी ये क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, या हाउ टू प्रोड्यूस, या कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। बात समझ में आई। ये सेम क्वेश्चन मम्मी को भी पढ़ते हैं जब आपके घर में अचानक से मेहमान आते हैं, बराबर है कि नहीं। तो बस आप समझो कि इकोनॉमी में जो बिजनेस है वो अचानक से आपने कोई अगर बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए डिटेल एनालिसिस चाहिए। ऐसे अंदाज अजम्पशन लेके बना दिया सब कुछ, ऐसा होता है क्या, मम्मी अंदाज लेके सब कुछ बनाती है क्या, नहीं, मम्मी पहले एनालिसिस करती है कि नहीं, मम्मी को बराबर पता होता है कौन सो किसको कौन सी सब्जी पसंद है, कौन कितनी रोटी खाएगा और कौन क्या क्या करेगा, बराबर है कि नहीं, बात समझ में है। तो उस हिसाब से मम्मी खाना बनाती है, तो इसीलिए मम्मी का डिटेल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो क्या हो जाएगा, खाना बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मेहमान कम खा के जाएंगे, खाना वेस्ट चला जाएगा। या फिर मान लो मेहमान बहुत ज़्यादा है, मम्मी ने ऐसी अजम्पशन बेसिस पे छोटा सा कुछ तो भी खाना बना लिया, मेहमान भूखे चले जाएंगे, बात समझ में आए कि नहीं। तो इसलिए डिटेल एनालिसिस करके ये इस क्वेश्चन के अगर आंसर आपको मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, बराबर है, समझ में आया। चलिए, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है बेटा, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इन जैसे क्वेश्चंस के डिसीजन लिए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर डिटेल एनालिसिस करके, उस इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता या दूसरे कोई एजेंसी का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है।
फॉरेन ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंस है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड लाइक द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू द पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसा इंपॉर्टेंट है देखो, तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बच्चा हमारी हेल्प करता है। सर कैसे हेल्प करता है, तो बोलता है एक्सप्लेन करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को वो एक्सप्लेन करता है, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो डॉलर बढ़ गया, ठीक है, डॉलर बढ़ गया या डॉलर कम हो गया, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है, सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं कि अगर कोई डॉलर में चेंजेस आता है तो हमारे इंटायर इकोनॉमी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके कैलकुलेशंस भी करते हैं हम लोग, बराबर है क्या। देखो, तो इफेक्ट ऑन टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर मान लो कोई टैरिफ रेट चेंज हो जाता है, टैरिफ रेट चेंज होने के डॉलर महंगा होना, डॉलर कम होना, या रुपीस घटना, रुपीस बढ़ना, तो इसका पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बात समझ में आई, अरे समझ में आया, यस। तो उसको एनालिसिस करने का काम हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, ठीक है, दोनों कंट्रीज के, किसी भी दो कंट्रीज के करेंसी एक्सचेंज रेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको पता करना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। गेन्स फ्रॉम द फॉरेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू द पर्टिकुलर कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया में डॉलर आएगा, इंपोर्ट करेगा तो इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, तो ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलते रहेगा, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस है, तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, कौन सी कंट्री से बिजनेस करने से इंडिया को ज़्यादा फायदा हो रहा है, कौन सी कंट्री से बिजनेस करने से इंडिया को कम फायदा हो रहा है, ये सब चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करना, यानी कि फॉरेन करेंसी से हमारी कंट्री को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको एनालिसिस करना यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। डन। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ economic models. It has made a valuable contribution to the economic by developing the various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis. तो बोलता है अगर मान लो इकोनॉमी में कोई अगर बड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो उसको डिटेल में समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो जो इकोनॉमिक मॉडल अगर कोई भी हो उसको एनालिसिस करने में, समझने के लिए हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या किया हुआ है, अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को दिया है। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब उसने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके टर्म्स जानकर, कॉन्सेप्ट्स जानकर, टर्मिनोलॉजीज सीखकर, टूल्स, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक को एनालिसिस कैसा करते हैं, इसके सारे उसके पास टूल्स है, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके हम किसी भी बड़े से बड़ी इकोनॉमिक मॉडल को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आई क्या। चलिए नेक्स्ट वन, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। सर कैसे, डिटेल एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो आपकी शादी का क्यों ना हो, चाहे वो आपके बिजनेस का क्यों ना हो, बराबर है। तो बिजनेस डिसीजन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है, क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ अगर नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको डिटेल एनालिसिस करके गवर्नमेंट अपना सोल्यूशन निकाल सकती है कि इसके ऊपर क्या किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स कितना लगाया जाए, किसके ऊपर चार्ज किया जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कितने किए जाएंगे, ठीक है, प्राइस पॉलिसी कितनी, मतलब प्राइजेस कैसे रहेंगे, क्या क्या प्राइजेस चेंज आएंगे, कौन से प्राइजेस बढ़ेंगे, कौन सी प्राइजेस कम होंगी, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके ही अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो इंडिया में दंगे हो जाते हैं, बराबर ना। बात समझ में आई क्या। These policies help the government to attain its goals of the efficient allocation of resources and promoting the economic welfare of the society. ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली बात है, पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करता है, और ये पॉलिसीज गवर्नमेंट को क्या हेल्प करती है, तो ये पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को टू अटेन इट्स गोल, मतलब उसके गोल्स को अचीव करने में, ऑफ एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता है। बात समझ में आई, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके गवर्नमेंट वो पॉलिसी बनाती है और कम से कम चीज़ों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है देखो क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि
आपके पास मान लो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के 6 दिन का समय है, बराबर है। 6 दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, अभी नहीं, एग्जाम्पल है, आपके टाइम टेबल के हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 6 दिन का आपके पास इकोनॉमी का पढ़ाई करने का समय है, रिविजन करने का समय है, बराबर है क्या। अब उसी 6 दिन में इट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस, ये आपके रिसोर्स हो गए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड आवर्स है, बराबर है। उस लिमिटेड आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कैसे की जाए, यही आप सोचते हो, बराबर है। फिर हम मस्त बढ़िया इंडेक्स निकालते हैं, इंडेक्स में हम चेक करते हैं पहला चैप्टर तो मेरा हो गया है, ये 7 बजे से 9 बजे तक पहला चैप्टर करूंगा, 9 बजे से 11 बजे तक दूसरा चैप्टर करूंगा, ऐसे डिटेल एनालिसिस करते हैं, बराबर है कि नहीं। फिर वो बात अलग है कि वो अब इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, बराबर है क्या। सुबह टाइम टेबल बनाते, शाम को देखते तो उसमें आधी चीज़ ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग ही होती है, बराबर कि नहीं। और उसके बाद दूसरे दिन फिर टाइम टेबल बनता है, ऐसे तो बचपन से चलते आ रहा है, अभी तो 12th भी पास हो जाओगे आप, बराबर है ना। मतलब पूरे 12 स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद भी आपका जो शेड्यूल है डिसिप्लिन का वो बना अभी तक नहीं है, यानी कि फॉलो ही नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं। तो वही बात है, देखो तो अभी अगर आपके पास 6 घंटे का समय है, 6 दिन का समय है, तो उस 6 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप पढ़ाई करो, ये आप सोचोगे। और वो कैसे होगा, आप डिटेल एनालिसिस करते हो हर चैप्टर का, यस। तो बस वही बात है कि अगर इकोनॉमी में इंडिया के पास कुछ अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो उस कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए, इसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स काम पड़ता है, बराबर है। तो इसको बोला गया बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब अपने इकोनॉमिक्स का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है, बराबर है क्या। बात समझ में। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्स अफेक्ट द सोशल वेलफेयर, और ये स्टडी भी करता है कि हमारा जो टैक्स है, टैक्स सिस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट हमारे ऊपर चार्ज करती है टैक्सेस, ठीक है, तो उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। कौन, किसके द्वारा, डिटेल स्टडी करके, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा, बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आए होंगे। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब अगर कोई प्राइजेस चेंज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं उसको जानने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इन जैसे क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड्स, फॉरेन ट्रेड्स के कारण, फॉरेन टैरिफ के कारण, करेंसी टैरिफ्स के कारण, करेंसी एक्सचेंज रेट्स के कारण हमारे इकोनॉमी में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको एनालिसिस करने के लिए भी फॉरेन माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब अगर मान लो कोई बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है या बड़ी इकोनॉमी को अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, तो वो बड़े कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज, टूल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डिसीजन लेने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि डिटेल स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब क्या, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा ये चाहता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और उससे आप अच्छे से अच्छा आउटपुट कैसा ला सकते हो, अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसा ला सकते हो, इसको एनालिसिस कर सकते हो बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, बराबर है। नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका फिनिश हो जाएगा, सो आपको पढ़ाई करने के लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।